हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न किससे संबंधित, इतिहास और कला से संबंधित। आई होप कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और आपको इसी तरीके से हंसते रहना है। राइट, आपकी हंसी हमारे लिए बहुत ही मैटर करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान तड़ान, ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम एक प्रोफेशनल वाला। चलिए ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से लिया हुआ है और वो क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है। पहले तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसका कलर लेट बी दिस। क्या कहता है, त्रिपिटक ग्रंथ किसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में, और किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस है, फटाफट से क्वेश्चन का रीड किया है आपने तो आंसर्स भी देंगे आप। एंड दी करेक्ट ऑप्शन इज, क्या वो वैदिक धर्म, क्या वो जैन धर्म, क्या वो बौद्ध धर्म या शैव धर्म। और करेक्ट आंसर्स आई होप आप लोगों ने दिए हैं और करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए इसके बारे में डिटेल, यस एज जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है, हम क्या देंगे आपको, डिटेल नॉलेज देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक क्या है, विनय पिटक के अंतर्गत भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को आचरण के नियमन करने के नियमों का वर्णन मिलता है। अभी ये तो कितना टिपिकल हिंदी हो गया ना, सिंपल सा याद रखना है, विनय वर्ड याद रखो। विनय पिटक है, विनय, विनय का मतलब क्या हुआ, आपके मॉरल चीजों से रिलेटेड है ना। यहाँ पे भी उनको आचरण से संबंधित नियम दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी लोग हैं जो विनय है ना, तो उनका मतलब बिहेवियर जो होता है वो अच्छा होता है, तो उनके आचरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है बात बताई गई, सुत्त पिटक के बारे में। त्रिपिटकों में दूसरा भाग कौन सा, सेकंड है सुत्त पिटक, और इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक सूत्र मिलते हैं। और मैंने जैसे याद किया है वो मैं बताती हूँ, यहाँ सुत्त है और मैंने उसी को सुत्त को इस तरीके से सूत्र पढ़ लिया। ठीक है, तो सूत्र किससे रिलेटेड है, सूत्र कितने होते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं है ना। 10,000 से संबंधित यहाँ पे सूत्र है यहाँ पे, और ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, जो जो बुद्ध एवं उनके नजदीकी मित्रों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा वो है अभिधम पिटक। क्या है ये, अभिधम पिटक। क्या कहता है अभिधम पिटक, इसमें लिखा है तीसरा एवं अंतिम भाग अधिधम पिटक है। दूसरा हमें पता चल गया कौन सा है, तो तीसरा और जो आखिरी है अंतिम है वो अधिधम पिटक है। इसमें क्या आता है, इसमें भगवान बुद्ध की धम्म, यहाँ धम्म वर्ड आ रहा है, यहाँ भी धम्म आ रहा है, इसकी लेकर जो शिक्षाएं हैं उसका संग्रह किया गया है। सो आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आ रहा है डेफिनेटली। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो मतलब हिस्ट्री में थोड़े कमजोर हैं आप, है ना। मॉडर्न मैन किसे कहा गया है, क्या वो नाना साहेब है, क्या वो ए.ओ. हुम है, क्या वो राजा राम मोहन राय है। बिल्कुल बिल्कुल वो राजा राम मोहन रॉय ही हैं। आधुनिक पुरुष की बात करें, मॉडर्न मैन की बात करें, अगर हम बात करते हैं जो फर्स्टली एडवांस टेक्नोलॉजी की बात किया है, वो भी किसने की है, एडवांसमेंट की बात की है, तो भी वो राजा राम मोहन रॉय ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये रहा पूरा डिटेल। देखो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, आरएस में कितने सारे आइडियोलॉजीज आती हैं। आइडियोलॉजीज आने के साथ साथ में आपके लिए उनके मतलब जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट जो लीडर्स होते हैं वो भी आते हैं हमारे लिए एग्जाम में। अब उनमें से एक आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो कितना फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में।
राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जनक हैं ये, और एक अथक समाज सुधारक। समाज सुधारक को हम सोशल रिफॉर्मर भी कहते हैं। समाज सुधारक यानी समाज में जो चेंजेस लाना चाहते थे, है ना, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय एवं उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। कितना इंपॉर्टेंट है सारा चीजें। इन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, अगर क्वेश्चन, अगर क्या ज्यादातर देखने को मिलता है कि आत्मीय सभा किससे संबंधित है, राजा राम मोहन रॉय से। कौन से सन में? 1815। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की। तो इन्होंने फर्स्ट क्या था? आत्मीय सभा 15 में, 15 के बाद में 21 में, यानी लगभग 6 साल बाद में उन्होंने कलकत्ता में क्या किया था? यूनिटेरियन एसोसिएशन। और फिर 21 के बाद में फिर लगभग 7 वर्ष बाद में, अराउंड 7 इयर्स के बाद में उन्होंने ब्रह्म सभा। तो ये हो गया हमारा तीसरा, पहला आत्मीय सभा, यूनिटेरियन एसोसिएशन और ब्रह्म सभा, ठीक है, इसकी स्थापना की इन्होंने। अब जैसे देखिए, पुनर्जागरण के जनक थे, वो समाज सुधारक थे, तो क्या वो जाति व्यवस्था में बिलीव करेंगे? नहीं। क्या वो छुआछूत में विश्वास रखेंगे? नहीं। क्या वो अंधविश्वास में विश्वास करेंगे? नहीं। और जो नशीली दवाएं हैं उसके इस्तेमाल के विरुद्ध, तो इन सब के वो थे, विरुद्ध थे। इन्होंने अभियान चलाए थे, और इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्र और विशेष रूप से सती एवं, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार तथा कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का भी विरोध किया था, और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। जो आज देखते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने उस जमाने में राजा राम मोहन रॉय ने बात करी थी, उसकी मांग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ जी, इंपॉर्टेंस रखता है ये भी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या वो कादम्बिनी गांगुली थी? नहीं। सरोजनी नायडू? नहीं। एनी बेसेंट? यस, एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। कमला नेहरू नहीं थी। चलिए जानते हैं हम अब एनी बेसेंट के बारे में। 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आपको यहाँ पे डिटेल पता चल गया। ये सन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। 1917 कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था 1917 में, और वहां ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? परास्त करना मीन्स क्या होता है? कभी कभी ना हम लोग टिपिकल हिंदी भी नहीं जानते, हम कहते हैं हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन टिपिकल हिंदी भी नहीं जानते हैं। सो इसका मतलब होता है हराया, है ना। तो परास्त करना मीन्स डिफीट करना, हराना, उससे रिलेटेड होता है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या वो खातोली का युद्ध था? सेकंड, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खानुआ का युद्ध। अच्छा चलो, अभी हमने बोला नहीं कि कमेंट करके बताए, तो आप कमेंट भी नहीं करेंगे क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्विकली क्या करेक्ट है। जहां महाराणा सांगा ने किसको? इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही आंसर है, और वो है खातोली का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एज हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर देंगे, और ये रहा डिटेल आंसर। सबसे पहले खातोली का युद्ध का कोटा, खातोली से ही याद रखना है, खातोली आते ही शब्द का उत्तर होता है कोटा। 1915 में, सन कौन सा? 1915, इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी, जिस दौरान मेवाड़ विजयी हुआ।
क्वेश्चन से ही क्लियर हुआ, लेकिन क्वेश्चन से हमें सन नहीं पता था। 1917 इब्राहिम लोदी और साथ ही साथ में मेवाड़ के महाराणा सांगा, और इन दोनों में जीता कौन? महाराणा सांगा, मेवाड़ की विजय हुई थी। सारंगपुर का युद्ध, अभी नाम आया है ऑप्शन में तो जानना भी बनता है। ये कब हुआ? 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी। यहाँ देखिए नेम्स में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर आपको राजा का काल याद रहता है ना, तो उससे आपके जो सन है वो भी बहुत ही इजी हो जाते हैं लर्न करने। याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको राजा का काल याद है तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो महाराणा कुंभा का काल 1437 अराउंड है। उस वक्त कौन था? मोहम्मद खिलजी था। इसमें किसकी विजय हुई? कुंभा की ही विजय हुई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध 1308 में किसके बीच? अलाउद्दीन खिलजी। अभी कुछ तो महमूद खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में भी कंफ्यूज्ड है। तो अलाउद्दीन खिलजी और सिवाना के, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सिवाना, तो उसके शासक कौन थे? सातल देव जी। सातल देव के मध्य यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें सातल देव वीर गति को प्राप्त हुआ और खिलजी की विजय हुई। तो सिवाना में आप याद रखेंगे सिवाना से सातल देव, और ये सातल देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध क्या है? कब हुआ? ये हुआ 17 मार्च 1927। राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर। यहाँ कौन है? मुगल बादशाह बाबर। और इस युद्ध में सांगा की हार हुई थी। खातौली में विजय हुई थी, याद रखिएगा, खातौली में विजय हुई थी। किसके बीच हुआ था? सांगा और लोदी के बीच में। लेकिन जो खानवा है ना, खानवा में हार हुई थी। किसके बीच हुआ था? बाबर और सांगा के बीच में हुआ था। और इन दोनों में वर्ष का अंतराल देखिए तो ये 1517 में, ये 1527 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप जल्दी से या तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं, या आप क्वेश्चन रीड करते करते प्रश्न को पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? अरे ये नहीं पता तो फिर क्या ही पता। जल्दी से आंसर देंगे आप मुझे। ऑप्शंस हैं बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल और मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। और आप लोगों को सभी को एक सुनना तो होगा, क्या? भुला बिसरा, है ना? वही है बिल्कुल, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, है ना? इन्होंने भी क्या किया था? समर्पण नहीं किया था मुगलों के विरुद्ध। और ऐसा कहा जाता है, सुना है हमने, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप, उनको भी समर्पण ना करने की जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं राव चंद्रसेन से ही प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट राव चंद्रसेन के बारे में। मारवाड़ का प्रताप देखो आ गया, वो मेवाड़ है, ये मारवाड़ का प्रताप। प्रताप का प्रदर्शक, जैसा मैंने बोला प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी और भुला बिसरा राजा। क्या बात है। चलो मुझे भी पता है कुछ चीजें तो, बट सिर्फ क्या पता होना जरूरी है? नहीं, उसको एग्जाम में याद आना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आपको राव चंद्रसेन के बारे में इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। चलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है हमें, अभी आगे बढ़ना है और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म, ये गलत युग्म, सही युग्म, युग्म कूट पर कोई नहीं, करेंगे हम। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारहट मेवाड़ और गोविंद गिरी वागड़। कौन सा गलत युग्म है? क्विकली कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप।
यहाँ अर्जुनलाल सेठी। उदयपुर जो है वो गलत उत्तर है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सही चिन्हित करेंगे। यस, ये गलत है। जयनारायण व्यास जोधपुर। अगर आपको इतना नहीं पता है जोधपुर के बारे में तो कम से कम उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर से सुना होगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम भी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। तो जोधपुर में जयनारायण व्यास। मेवाड़ और केसरी सिंह बारहट बिल्कुल से। गोविंदगिरी वागड़ बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बट जो सही नहीं है वो है उदयपुर अर्जुनलाल सेठी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। कौन सा नहीं था? जयपुर अकेला ऐसा जो था जहां पे क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई वो जयपुर ने ना भाग लिया उसमें, ना ही उसका ऊपर कोई प्रभाव पड़ा। जो करेक्ट आंसर है वो जयपुर है। बाकी अजमेर, नीमच और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में सभी को पता है ना। तो आई होप कि सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी है, बस थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट से एनर्जी के साथ में कमेंट्स करेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर को। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण लास्ट था, 7वां चरण लास्ट चरण था, यानी वो था 1 नवंबर 1956 को। और इसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया है? आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट चरण में जो मिले थे वो कौन से थे? वो क्या वो मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर और आबू? अजमेर और आबू जो है वो सबसे लास्ट में मिले थे। किसमें? राजस्थान के एकीकरण में। आपको इसके बारे में पता भी होगा कि अजमेर जो है वो केंद्र शासित में आता था, राइट? अजमेर इसमें था, अजमेर केंद्र शासित में आता था। और आबू के बारे में मैं फटाफट लिखने लग गई, सॉरी। चलिए, केंद्र शासित था, है ना, यहाँ पर। और जबकि आबू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आबू को गुजरात में, किसमें? गुजरात में मिलाना चाहते थे। और कौन मिलाना चाहते थे वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि कौन चाहते थे कि आबू गुजरात का भाग हो। किसका भाग हो? गुजरात का, है ना। सो ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। लास्ट में इन दोनों को ऐड किया गया था सप्तम चरण के अंतर्गत। चलिए, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म आया। कोई बात नहीं, अभी हमारा ये फेवरेट हो गया, गलत युग्म को पहचानना है। ऑप्शंस क्या है? टोंक, ढूंढाड़ी, ये तो करेक्ट है। टोंक, ढूंढाड़ी तो करेक्ट है। पाली, बागड़ी, पाली बागड़ी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि असम्मिलित को करना है करेक्ट, तो दैट्स वाई यहाँ ये असम्मिलित होता है। पाली में वागड़ी नहीं होता है। 12 हाड़ौती बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पे टोंक ढूंढाड़ी करेक्ट है। करौली मेवाती करेक्ट है। सो कौन सा असम्मिलित है? पाली वागड़ी। चलिए, नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक। अरे क्या क्वेश्चन आया है ना। ऐसे जब इजी क्वेश्चंस आते हैं ना तो थोड़ा सा खुद को एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहित हो जाते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता है। तो आता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप क्या पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पहले चंद्रबरदाई, है ना, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नयन चंद सूरी। और इसका करेक्ट आंसर है जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम है जयानक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? ओह, ये तो नहीं सुना था हमने। क्योंकि हमने राजस्थान साहित्य के बारे में इतना जाना ही नहीं, है ना। सो राजस्थान साहित्य है, उसकी कौन सी श्रेणी कहानी और कथा विद्या से संबंधित है? करेक्ट आंसर मुझे पता है, अभी आप लोगों को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। वात यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वचनिका, वेली, विगत ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी असुमेलित है, यानी गलत है। ऑप्शंस क्या है? गीदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य होगा, ढोल नृत्य जो झालोर, बमरसिया नृत्य बीकानेर और डांडिया मारवाड़। कौन सा असुमेलित पूछा है? असुमेलित एस बमरसिया नृत्य बीकानेर। हाँ, जरूरी नहीं है कि बीकानेर में बमरसिया हो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, बहुत हम कह सकते हैं बहुत लिमिटेड लोग हो चुके हैं। अब ये तरीके का नृत्य जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, है ना। सो शेखावटी का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड आता है। शेखावटी का गीदड़ नृत्य होता है, जालोर ढोल नृत्य। मारवाड़ का सभी को पता है, डांडिया, है ना, क्योंकि गुजरात के आसपास होने से, उसके बाउंड्रीज टच होने से जो डांडिया नृत्य है वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी रखता है। लेकिन बीकानेर और बमरसिया गलत है यहाँ पे। चलिए अब जानते हैं क्या होता है ये बमरसिया नृत्य। जब गलत है तो फिर होता कहाँ है ना। डिटेल आंसर, तो डिटेल आंसर से हम करने वाले हैं एक पूरा टॉपिक क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह भरतपुर और अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर केवल एक बड़े ढोल, यानी जिसे हम बम बम कह सकते हैं, तो बम रसिया का नाम बम नृत्य भी है, ये ध्यान रखना है। इसकी थाप पर पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है बमरसिया? रिपीट करेंगे, कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कहाँ किया जाता है? भरतपुर और अलवर। चलो अब भरतपुर अलवर यहाँ पे आया ना, एक क्वेश्चन आता है और वो है ख्याल के बारे में। वो क्वेश्चन है ख्याल के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ख्याल है जो भरतपुर और अलवर दोनों में प्रचलित है। ठीक है, चलिए बैक टू दिस क्वेश्चन, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे कि भरतपुर और अलवर होली के अवसर पर बड़ा ढोल किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। बम के साथ रसिया गीत गाने की वजह से इसे क्या कहा गया? बम रसिया। बम क्या है? बड़े ढोल को कहा गया है, रसिया गीत है तो उससे बम रसिया नाम हुआ। नृत्य के दौरान कांच के ऊपर एक प्लेट रखकर बेम भी बजाया जाता है। यह गणगौर उत्सव के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, गणगौर उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य होता है? बमरसिया नृत्य होता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा के लिए, इसे भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। और प्रमुख रूप से पुरुष इस नृत्य में रंगीन पंखों और सजावट से सजाए गए लकड़ी के बड़े बड़े डंडों का उपयोग करते हैं। ओके, तो हमने किसके बारे में जाना? बमरसिया। चलिए पुरुषों के बारे में आपको पता ही है, उनका मिजाज होता है तो इसलिए रंगीन पंखों और सजावट से। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी, तमाशा, स्वांग और रम्मत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे गवरी। गवरी भीलों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है और वो है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? पहला नाम जाने, ये कौन है? कौन है गोपी जी भट्ट? क्या करते हैं आप? तो गोपी जी भट्ट जो है वो राजस्थान की कौन से नृत्य शैली से संबंधित है? क्विकली कमेंट करके बताएंगे। क्विक एवरीवन। यस, करेक्ट। गोपी जी भट्ट को तमाशा नृत्य शैली के लिए पहचाना जाता है और यहाँ करेक्ट आंसर आया हमारा तमाशा, है ना। चलो नेक्स्ट, लोक देवता मल्लीनाथ जी, जय मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी के बारे में सुन लिया। हम क्या करते हैं ना, हम ना एक्स्ट्रा जो एडिशनल चीजें होती है ना वो पढ़ते हैं कि उनके मल्लीनाथ जी के पापा कौन है, मम्मा कौन है, उनके भाई कौन, बहन कौन, चेला कौन, ये कौन। फिर मेन जो आता है क्वेश्चन वो आया मंदिर कहाँ है। हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे मंदिर कहाँ है। ऑप्शंस क्या है? तिलवाड़ा, बाड़मेर,
नगला जहाज भरतपुर, साथी गांव जालोर और पांचोटा गांव जालोर। अब यहाँ जो करेक्ट आंसर है जो आपने जरूर से दिया है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। मलिनाथ जी बाड़मेर, मलिनाथ जी तिलवाड़ा, याद रखेंगे आप सभी। चलो नेक्स्ट, देव बाबा के बारे में। भरतपुर के नगला जहाज नामक स्थान पर प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार यहाँ मेला आयोजित होता है। किसका? देव बाबा का। कहाँ पर? भरतपुर। ध्यान से सुनिएगा वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देव बाबा जो है उनका 2 बार मेला भरता है। कितनी बार? 2 बार मेला भरता है। कहां पर? भरतपुर के नगला जहाज नामक स्थान पर। कब कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल, यानी भादवे की पंचमी और चैत्र की पंचमी। कौन सी पंचमी? शुक्ल वाली पंचमी। दोनों बार आयोजित। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा मल्लीनाथ जी का, तो फिर तल्लीनाथ जी बुरा मान जाएंगे, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। लोक देवता तल्लीनाथ जी। देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ाते वक्त अगर कभी मजाक कर देती हूँ तो उसे मजाक की तरह ही लीजिएगा, बिकॉज सीरियस पढ़ाई का जमाना नहीं रहा है ना। अदरवाइज हम भी बड़े सीरियसली पढ़ा सकते हैं, बट क्या होगा वो आपको भी पता है ना, आपको समझ में आएगा और हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना है, सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इसे लर्न करवा सकूं। चलिए, लोक देवता तल्लीनाथ जी, इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। गुरु जालंधर नाथ थे। इनके गुरु कौन है? तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ। इनका तल्लीनाथ जी का पूरा नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। जालोर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है? जालोर। जालोर का गांव पांचोटा। पांचोटा गांव के पास में कौन सी पहाड़ी? पंचमुखी पहाड़ी। अब वो पंचमुखी पहाड़ी पर क्या है? घोड़े पर सवार है। ये जो पंचमुखा पहाड़ी है जहां तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल भी है और कोई पेड़ पौधा नहीं काटता वहां पर। सो यहाँ पर क्या है? वो आप लोग पढ़ते हैं ना कि ये जो है वो एरण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कटाई वगैरह नहीं होती है, वन आरक्षित क्षेत्र है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आरक्षित क्षेत्रों में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वनों की कटाई नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? ओह, क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है। देखो, राजस्थान की लोक देवी नहीं है ना। हमने नाम सबका सुना है, हमने नाम छीक माता का सुना है, हमने नाम करणी माता का सुना है, हमने नाम आवरी माता का सुना है। और अगर हम कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, अगर हम ऊपर कुल्लू मनाली शिमला की तरफ जाते हैं, तब हमने हिडम्बा का सुना है ना। तो क्या है? लोक देवता कौन से, सॉरी लोक देवी कौन सी राजस्थान की नहीं है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हिडिंबा, ये नहीं है। छीक माता है बिल्कुल से, करणी माता नमस्कार, आवरी माता आपको भी नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये छीक माता कहाँ है? छीक माता का मंदिर जयपुर में, मेरी कर्म स्थली पर। करणी माता का बीकानेर में, आवरी माता का चित्तौड़गढ़, और हिडम्बा देवी मनाली। मैंने बताया ना, घूमने जाओगे आप, मुझे पक्का पता है, तब जरूर से इनके दर्शन कीजिएगा। ये राजस्थान की नहीं है। आवरी माता चित्तौड़गढ़ की है, करणी माता बीकानेर, छीक माता जयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ब्लू पॉटरी से संबंधित बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन जो रिकॉर्ड्स होते हैं है ना, वो भी बनाए गए हैं ब्लू पॉटरी से संबंधित। चलिए, क्या ऑप्शन बीकानेर, डूंगरपुर? नहीं, जयपुर करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जैसलमेर, डूंगरपुर, बीकानेर इनकरेक्ट है। ब्लू पॉटरी कहाँ का है? जयपुर का है। आई होप ये सभी को पता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म जो गलत है कौन सा है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, नहीं बादशाह का मेला तो ब्यावर, ये तो करेक्ट है।
है ना। और हमने ये भी जाना हुआ है कि बेणेश्वर मेला कहाँ का है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, करेक्ट है। मरु महोत्सव, क्या मरु महोत्सव बाड़मेर का ना, मरु महोत्सव कहीं भी बाड़मेर का नहीं है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही, यस करेक्ट है, ये भी गौतमेश्वर का मेला सिरोही का है। तो यहाँ क्या इनकरेक्ट है, मरु महोत्सव। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का है मरु महोत्सव, क्या वो बाड़मेर का तो नहीं है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कहाँ का है आप बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं आगे और ये रहा हमारा गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ के अरनौद में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ये रहा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन, ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ऑप्शंस क्या हैं देखिए फटाफट से आप। और ऑप्शंस है राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां और जाट स्त्रियां, है ना। सो क्या करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर है जो ताराभात की ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है, उनकी लोकप्रिय वेशभूषा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ये बोलियां परेशान करती हैं लेकिन बोलियां ही तो बड़ी प्यारी होती है। सो क्या ये बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी और थली, इसमें करेक्ट आंसर है हमारा नागरचोल। ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी बीकानेरी, जोधपुरी बिल्कुल और थली ये सारी मारवाड़ की उपबोलियां हैं। आई होप कि मेरा और मेरी टीम का ये एफर्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर से हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है। और अगर मेरी आवाज, हाँ जी, अगर मेरी आवाज आपको प्यारी लगी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे आप हमें और हमारे एफर्ट्स की सराहना करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपके प्रश्न है या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड हो या कोई टॉपिक आपको करना है, इस टॉपिक के बारे में बताएं हमें, इस टॉपिक के बारे में MCQs लेके आए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। सो ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, बहुत जिंदगी छोटी है, ध्यान रखिएगा। टडास एंड बाय बाय।